तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें बताया जाता है ये पूरी दुनिया एक काफी खतरनाक असासिन एसोसिएशन द्वारा कंट्रोल की जा रही है, जो कि पूरी शैडोज में रहकर वर्क करती है, जिसे आमतौर पर लोग रेड शील्ड कहते हैं। वे ऐसे एक्सेप्शनल टैलेंटेड बच्चों को रिक्रूट करते हैं जो कि काफी खतरनाक होते हैं और उन्हें एक ट्रेनिंग दी जाती है किलर बनने की। लेकिन उनमें एक ऐसा बंदा है जो उन सभी से एकदम अलग है, जहाँ पर हमें देखा जाता है एक शिप को जिसे कुछ टेररिस्ट ने हाईजैक कर रखा होता है। लेकिन उस घनेरी रात में कोई शांति से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिसका अंदाजा उन्हें भी नहीं होता, जो कि होता है हमारा एमसी। हमारे एमसी के पास एक ऐसी बॉडी है जो कि होल्ड करती है एक काफी खतरनाक सी पावर को। लिटरली भाई उन टेररिस्ट को भी वह हमारा एमसी एक डॉल्फिन लग रहा होता है जो कि उनकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही वह टेररिस्ट पीछे मुड़ता है तभी हमारा एमसी अचानक से उसके पीछे अपरकट हो जाता है और वह जैसे पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है, उसका गेम ओवर हो जाता है। बाकी के टेररिस्ट हमारे एमसी को रोकने के लिए उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन हमारा एमसी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसके पास है वेपन मास्टरी, जो कि हर एक बंदे को काफी खतरनाक तरीके से मारता जा रहा होता है और उसकी मूवमेंट भी इतनी फास्ट होती है कि कोई अपनी नंगी आंखों से उसे देख भी नहीं सकता। अगले सीन में हमें एक केविन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक टेररिस्ट घबरा रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि पूरी आर्मी ने हम पर अटैक कर दिया है, जो कि इतनी गोलीबारी हो रही है। वह तो अपनी पिस्तौल को उस तरफ करके खड़ा होता है, लेकिन उस गेट से निकलता है वन मैन आर्मी हमारा एमसी। वह टेररिस्ट भी अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है हमारे एमसी के ऊपर, जिसकी एक बुलेट से हमारा एमसी का मार्क्स भी उड़ जाता है। लेकिन हमारा एमसी भी उसे आराम करने की कोशिश नहीं करने देता और उस पर अंधाधुंध पंचेंस की बरसात कर देता है और बताया जाता है हमारा एमसी वेपन मास्टरी में ही नहीं बल्कि कॉम्बैट मास्टरी में भी काफी खतरनाक है। लिटरली भाई उसे वहीं पर लेटा दिया होता है सिर्फ अपने पंचेस का यूज करते हुए। और ये है हमारा एमसी जिसका नाम है कलर जिन, जहाँ पर हमारे एमसी ने उन सब के कैप्टन्स को बचा दिया होता है। थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपने हमें बचा लिया। फिर वे हमारे एमसी के चेहरे की तरफ देखते हैं, जो कि उन्होंने तो चेहरा देख लिया होता है लेकिन हमें चेहरा सही से दिखाया नहीं जाता। और जब वे हमारे एमसी के चेहरे को देखते हैं वे तो अपनी जगह पर ही जम जाते हैं। वाह ये तो मॉन्स्टर है, भागो। और वे वहां से डरकर भागने लगते हैं। हमारा एमसी जिनको बचाने आया होता है वे खुद ही उससे डरकर वहां से शिप से कूद जाते हैं समुंदर में। बेचारा जिन अकेला शांत खड़ा रह जाता है। तो गाइस ये है हमारा एमसी जिसके पास नहीं है उसका चेहरा। बेचारा एमसी भी क्या करे, क्या उसने थोड़ी मारा था, पहले से ही ऐसा था। फिर हमें देखा जाता है रोथस्चाइल्ड जर्मनी ब्रांच नंबर 1 का सीन, जहाँ पर हमारे एमसी ने अपने मार्क्स फिर से लगा लिया होता है कहीं दूसरा न हटा जाए। जहाँ पर वह अपने हाथ में रखे उस बैच को ही देख रहा होता है। वह सोचता है अरे नहीं यार, मैंने तो फिर से इसे तोड़ दिया, मुझे इसे फिक्स करना होगा, नहीं तो मुझे काफी तगड़ी कलावन पड़ेगी। फिर वह जैसे एक चार्ज के अंदर दिखता है वहाँ पर काफी ज्यादा ही सैड सा माहौल होता है, जहाँ पर हर कोई काफी ज्यादा दुखी होता है। एक येलो वाला बंदा भी होता है जो कि काफी ज्यादा रो रहा होता है। वह भी सोचता है, जिन मन में सोचता है ये तो स्माइल ऑफ डेथ है, ये रो रहा है, लेकिन रुको जरा, ये तो रोते हुए भी कितना हैंडसम लग रहा है। तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है जिन, ये ब्रांच नंबर 1 की चीफ कामी ही होती है, जो कि हमारे एमसी को कुछ पकड़ाने लगती है, जो कि होता है एक पासपोर्ट। जिन तुम्हें कोरिया में जाना है जहाँ पर तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट मिलने वाला है और वहाँ पर जाकर हमारे एक धोखेबाज को टपकाना है। हमारा एमसी जब उसकी फोटो देखता है तो वह कहता है रुको जरा, क्या यह तकाहाशी नहीं है ब्रांच नंबर 3 से? वह बताती है कि उसने 3 असासिन्स को एक ही बार में धूल चटा दी थी और उन्हें मार डाला। एमसी कहता है क्या 3 असासिन्स को मार डाला? हाँ जिन, तुम्हें ध्यान रखना होगा क्योंकि तकाशी काफी खतरनाक सा असासिन है जिसके सामने तुम अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकते। जहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारे एमसी को, जो कि होता है एक प्लेन में। हमारा एमसी जहाज में बैठा होता है अपने केबिन में काफी आराम से। उसने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा होता है ताकि कोई उसके चेहरे को ना देख ले, क्योंकि अगर कोई भी देख लेगा तो वह डर जाएगा। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी के चेहरे का सीन जहाँ पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन ये दुख के नहीं बल्कि ये खुशी के आंसू होते हैं जिसके लिए वह काफी ज्यादा खुशी हो रहा होता है। और वहाँ पर हमारा एमसी बताता है कि आखिरकार वह इतना खुश क्यों है, क्योंकि जो 3 असासिन्स मारे गए थे, पावो, हातेमा और वांग सुन, और उनके साथ रॉबर्ट भी, उन चारों को एक रोथस्चाइल्ड सेंटर में हैंडसम कलर F4 कहा जाता है। चाहे उनके पास ज्यादा स्किल्स तो नहीं है, वे सिर्फ अपने लुक्स का शो ऑफ करते रहते हैं। जब मैं ब्लडी फील्ड्स में सरवाइव करता रहता था, वहीं दूसरी तरफ ये लोग अपने लुक्स के जरिए दूसरों को फंसा कर मारते थे, जहर पिलाकर या ऐसे बेकार के काम करते। यह अब उन बास्टर्ड को पता चला होगा कि अगर वे अपने लुक्स पर ज्यादा ध्यान न देकर अपने स्किल्स पर ध्यान देते तो उनके लिए कितना ज्यादा अच्छा होता। ये बास्टर्ड्स मारे गए, मजा आ गया। सर मुझे लग रहा है यहाँ केबिन में कोई मेंटल पेशेंट आ गया है, क्या करें? तो भाई हमारा एमसी फाइनली सेफली कोरिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुका होता है। मन में सोचता है चलो काफी लंबे टाइम बाद अपने होमलैंड कोरिया में अपने कदम तो रखे,
तो इस तरह का है ये कोरिया। वाह, मेरी तो खुशी लुक ही नहीं रही। हे बच्चे, रास्ते को ब्लॉक करके क्यों खड़े हुए हो? और वह ओल्ड लेडी हमारे एमसी को धक्का देकर आगे जाने लगती है, लेकिन हमारा एमसी अपने स्किल्स के जरिए गिरने से बच जाता है काफी स्टाइलिश तरीके से। वह भी सोचता है कि इतना क्या खतरनाक चल रहा है वहाँ पर, जो ये सभी इतने दौड़ कर जा रहे हैं। लेकिन जब वह वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं और चारों तरफ भीड़ लगी होती है, और उस गाड़ी से निकलता है एक सेलिब्रिटी, चा उन सियोंग। सभी लड़कियां तो दीवानी हुई होती हैं उस सेलिब्रिटी की। अब एक हैंडसम पर्सन को देखने के बाद हमारा एमसी क्या करेगा? डेथ नोट। फाइनली हमारे एमसी ने डेथ नोट निकाली होती है और अपनी हिट लिस्ट डायरी में उसने लिख लिया होता है चाउन सियोंग का भी नाम। बंदे तेरी तो खैर नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि तैयार हो रहा होता है उसी ट्रेटर से फाइट करने के लिए। तो एमसी तैयार हो चुका है अपने मिशन पर निकलने के लिए, तभी वह अपनी साइड में चमकती हुई एक लाइट को देखता है जहाँ पर एक सर्जन के बारे में बताया गया होता है जो कि सर्जरी करता है चेहरे की और उन्हें हैंडसम बना देता है। एमसी भी मन में सोचता है यह तो ऑसम है, मैंने सुना था कि कोरिया में सब कुछ पॉसिबल है, क्या सच में? तो इसका मतलब है मैं भी उससे ज्यादा हैंडसम बन सकता हूँ। रुको, तभी उसके बगल में से एक ओल्ड मैन निकल कर जाता है जो कि हालांकि मेंटल ट्रॉमा में होता है। वह कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह काफी ज्यादा लेट है। आखिर इस ओल्ड मैन के साथ क्या गड़बड़ है? ये तो मुझसे माफी भी नहीं मांग के गया। चलो आज मैं अच्छे मूड में हूँ क्योंकि मैं अपने होमलैंड वापस आया हूँ, इसलिए मैं आज इसे छोड़ देता हूँ। ये रही मेरी गन और इसे मैंने कर लिया एकदम तैयार। चलो इसके साथ इस सब को खत्म करें और इसके बाद मैं जाऊंगा इसके पास जिससे मैं फिर से रिबॉर्न हो पाऊंगा, मतलब कि मेरा चेहरा एकदम सही हो जाएगा और मैं काफी ज्यादा हैंडसम हो जाऊंगा। यार ये मिशन तो काफी इजी होने वाला है। क्या ये क्या हुआ? यहाँ पर हमारा एमसी ग्राउंड फ्लोर पर काफी बुरी हालत में पड़ा हुआ होता है, जिसकी हालत बुरी उसी ट्रेडर ने की होती है। लिटरली यह असासिन भी काफी ज्यादा खतरनाक है जिसने हमारे एमसी को धूल चटा दी। और वह असासिन कहता है तुम सच के बारे में कुछ नहीं जानते। और बास्टर्ड, कम से कम कोई एक लैंग्वेज तो सुन लो, या तो कोरियन बोलो या जापानीज, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं जो कह रहा हूँ वह सिर्फ वह सुनो। रोज चाइल्ड इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने भी अच्छे नहीं है। तुम क्या कह रहे हो ट्रेटर? और यहाँ पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है। सायोनारा जिन। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं उस बंदी को गोली लग चुकी होती है जिसको गोली मारने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा एमसी होता है। उसे भी भरोसा नहीं हो रहा होता कि इतनी बुरी हालत में कोई मेरे ऊपर गोली कैसे चला सकता है। बास्टर्ड, मैं अकेला नहीं जाने वाला, मैं मरूंगा तो तुम्हें साथ लेकर मरूंगा। और इसी के साथ उन दोनों का काम यहीं पर तमाम हो जाता है। बारिश पड़ने लगती है और हमारा एमसी उसी बुरी हालत में बारिश के टाइम पर अपनी आखिरी सांसों को गिन रहा होता है। क्या इस दुनिया में सच में दूसरी लाइफ जैसी कोई चीज होती है? अगर ऐसा सच में कुछ होता है तो मैं अगली बार एक हैंडसम बनकर जीवित होना चाहूंगा। और इसी के साथ उसका खेल यहीं पर खत्म। लेकिन गाइस तुम ही सोचो, जब एक कहानी का एमसी मर जाए तो वह कहानी किस काम की? आगे बढ़ाने का उसका क्या ही मतलब? जैसा कि हर कहानी में होता है, इस कहानी में भी हमारा एमसी फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन किसी दूसरे की बॉडी में नहीं बल्कि अपनी ही बॉडी में। लेकिन उसके पूरे शरीर में काफी सारी बैंडेजेस लगी होती हैं क्योंकि उसकी हालत पिछली फाइट में काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। उसके सामने वही ओल्ड मैन आता है जिसका सामना उसे सुबह हुआ था। अरे तुम तो वही हो। लोगो, तुम क्या कर रहे हो मेरे शरीर में? तुम ठोका पीटी क्या कर रहे हो? ये बच्चे, तुम्हारी हालत को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम अपने हाथ पाँव का यूज अभी सही से नहीं कर सकते। अरे बुड्ढे, तुम क्या कह रहे हो? फिर हमारा एमसीएम अपने पूरे शरीर की तरफ देखता है जिस पर पूरी तरीके से पट्टियां लिपटी होती है और वह काफी जोरों से कपा रहा होता है। हाँ, तुम एक मर्डरर हो। ये ओल्ड मैन, अगर तुम मेरे साथ कुछ करना ही चाहते थे तो मुझे अब तक जिंदा क्यों रखा? अब तो मेरे हाथ पाँव कुछ काम नहीं कर रहे। रुको रुको, तुम क्या करने वाले हो? तभी वह ओल्ड मैन हमारे एमसी के चेहरे की पट्टियों को खोल देता है और उसके सामने वाले मिरर में उसके चेहरे को दिखाने लगता है। और जहाँ पर वह जब अपने चेहरे को देखता है तो वह भी एकदम शॉक हो जाता है। फिर हमें हमारे एमसी का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह जब पहली बार उस चर्च में आया था, तब जहाँ पर एक सिस्टर सभी से हमारे जिन का इंट्रोडक्शन कराती है और कहती है कि अब इसे ये तुम्हारे ही साथ रहेगा तो तुम्हें इसके साथ अच्छा बिहेवियर करना है। सिस्टर, ये हमारे लिए थोड़ा कठिन होगा क्योंकि इसका चेहरा, यह तो कोई पर्सन लगता भी नहीं है, तो एक मॉन्स्टर दिख रहा है। जहाँ पर हमारे एमसी के चेहरे को देखते हैं जो कि सच में काफी बुरी हालत में होता है। क्या तुम कह रहे हो एक मॉन्स्टर? आखिर तुम्हारे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या इस जैसे लोगों को अपनी तरह के जैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए? हमारा एमसी भी उनकी बातों से उनका काफी ज्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है। लेकिन हमारा एमसी अपनी गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधा रस कर देता है उसी बंदे की तरफ। जा तो रहा था उसे पीटने के लिए, लेकिन उसका पाँव फिसल जाता है और जाकर उसके कान पर बाइट कर लेता है। और पहले ही दिन हमारे एमसी ने काफी बड़ा कांड कर दिया होता है अपने ही चर्च में। सारे बच्चे उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वे दोनों ही अपने आप से लड़ रहे होते हैं। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेक्स्ट पीरियड आता है। एक टीचर आता है उन्हें पढ़ाने के लिए। जिन अपने पढ़ने की किताब को निकालता है, लेकिन वह देखता है उसकी किताब को पहले किसी ने काट दिया है और इस कुकर्म को करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही छोटा लड़का होता है। उसकी शैतानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि जब
हमारा एमजी रात में अशांति से सो रहा होता है तो भी वह शैतानी लड़का अपने दोस्तों के साथ आता है और एक चादर ले आता है जिसके साथ वे हमारे एमसी को ढक देते हैं जिससे जिन कुछ देख नहीं पाता और वे लड़के उसे पीटने लगते हैं काफी खतरनाक तरीके से डंडों से। इतनी घनघोर पिटाई के बाद उस शांत रात में हमारा एमजी एक छत के ऊपर बैठा होता है लेकिन हमारे एमसी के पास सिस्टर आ जाती है। आखिर आप यहाँ कैसे आई सिस्टर? सिस्टर को सब पता है बच्चे। सिस्टर हमारे एमसी की तरफ देखती है जो कि काफी ज्यादा उदास लग रहा होता है। वह भी समझ जाती है कुछ तो कुछ हुआ है इसके साथ। सिस्टर क्या आप मुझे बता सकती हो आखिरकार गॉड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मेरे चेहरे को ऐसा बुरा क्यों बनाया जो सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं? बच्चे तुम्हें समझना होगा गॉड जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग होती है। एमसी अपने चेहरे को दिखाते हुए कहता है क्या इसके पीछे भी कोई मीनिंग है? मे भी शायद गॉड सोच रहे होंगे कि उनके ऐसे करने से तुम काफी ज्यादा मेहनत करोगे और तुम्हारी मेहनत करने से तुमको काफी अच्छा फल मिलेगा। सिस्टर क्या ऐसा क्या अच्छा होगा मेरे साथ? शायद ऐसा हो जाए कि तुम जब बड़े हो जाओ तो तुम्हारा चेहरा फिर से सही हो जाए। क्या सिस्टर सच में ऐसा सच में हो सकता है? ऑफ कोर्स अपनी सिस्टर पर भरोसा रखो। काफी लंबे टाइम बाद मैं बड़ा हो गया लेकिन मेरा चेहरा अभी भी की वैसा के वैसा ही। हाँ तुम झूठी सिस्टर, मैं फिर कभी भी भरोसा नहीं करूंगा। मैं उस बेकार भगवान पर फिर कभी भरोसा नहीं करूंगा। लेकिन जब वह अपने चेहरे को प्रेजेंट टाइम में शीशे में देखता है तो इस टाइम में उसका चेहरा सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुका होता है और वह मुड़कर उस ओल्ड मैन की तरफ देखता है जिसे वह पहले गालियां दे रहा होता है। इस टाइम पर वह गॉड से कम नहीं लग रहा होता उसके लिए। मैं भरोसा करता हूँ तुम और कोई नहीं बल्कि वो गॉड ऑफ मेडिसिन। फिर वह ओल्ड मैन हमारे एमसी को वापस से बेड पर लेटा देता है। थैंक यू सर, मैं आपकी इस काइंडनेस का बदला जरूर से चुकाऊंगा कभी ना कभी। लेकिन बच्चे तुम तो अभी कह रहे थे कि मुझे आखिर तुमने क्यों बचाया, लेकिन इतनी जल्दी तुमने अपना माइंड बदल लिया? नो ऐसा कुछ नहीं है। इसे डिनाई करने की कोई जरूरत नहीं है लड़के। मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए नहीं किया। क्या? जरा ध्यान से देखो इसे। ये लड़का? हाँ यही सही है। मैंने तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करी है जिससे कि तुम मेरे लड़के जैसे दिख रहे हो एकदम। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरा बेटा मर चुका है। क्यों? तो अब से तुम्हें मेरे बेटे का रोल प्ले करना होगा। जिस बात को सुनने के बाद वहाँ का माहौल एकदम टेंस हो जाता है। पलटू एमसी एकदम से पलट जाता है और कहता है यस डैड। वह ओल्ड मैन भी खड़ा होकर देखता रह जाता है ये कैसा लड़का है जो कि इतनी जल्दी पलट गया, और गेट लगाकर वहाँ से चला जाता है। एमसी भी कहता है यही तो था जो आप चाहते थे, आखिर ये गुस्से में यहाँ से क्यों चले गए? तभी वह ओल्ड मैन वहाँ से जाकर कुछ कपड़े लाता है और उनको हमारे एमसी के ऊपर पटक देता है। क्या यह तो एक स्कूल यूनिफॉर्म है? तो लड़के तुमने मुझसे पूछा नहीं आखिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, तो चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। अब से तुम स्कूल जाओगे मेरे बेटे की जगह पर जिसका नाम है जंग सीजन। क्या स्कूल? हाँ स्कूल, और उस बास्टर्ड को ढूंढना होगा जिसने मेरे बेटे को मारा था। मेरा बेटा सीजन जिसे किसी ने मार दिया था, लेकिन मैंने अपने बेटे की मौत का राज सभी से छुपाया क्योंकि मैं इस सारी ही चीजों को इतनी आसानी से नहीं जाने देना था चाहता था। मैंने स्कूल में भी किसी को नहीं बताया है कि मेरा बेटा मर चुका है। मैंने सिर्फ यह कह दिया है कि वह बीमार है, इस वजह से वह यहाँ नहीं आ सकता। इस वजह से जो किलर है मेरे बेटे का वह सच में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होगा। मेरा बेटा सिर्फ स्कूल और घर को ही जानता था, वह कहीं और नहीं जाता था। इस वजह से कोई ना कोई स्कूल में से ये है जिसने मेरे बेटे को मारा है। अगर तुम स्कूल में मेरे बेटे के चेहरे के साथ जाओगे तो वह बास्टर्ड समझेगा कि तुम ही सीजन हो और तुम्हारे पास आने की अप्रोच करेगा। क्यों? जब तुम उस बास्टर्ड को मार दोगे और मेरा बदला ले लोगे। वैसे अंकल अगर क्या होगा कि मैं भाग जाऊं? क्या? अगर तुम भागोगे तो मैं ये पक्का करूंगा कि तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाए और तुम्हारी बाकी पूरी जिंदगी हमेशा ही प्रिजन में बीते। अगर जेल नहीं जाना चाहते तो ये भागने के बारे में सोचना भी मत, ये बुढ़ाऊ मरवाएगा भाई। लेकिन अगर तुमने मेरा रिवेंज ले लिया तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तुम कहीं जाना चाहो वहाँ जा सकते हो, वो भी मेरे बच्चे की आइडेंटिटी के साथ। तो अपना बेस्ट करना अपने काम को करने में। लेकिन अभी के लिए तुम्हारी 90% बॉडी पूरी तरीके से डैमेज है, तो अब तुम खड़े भी हो जाओ तो ये मेडिकल से कम नहीं होगा। जहाँ पर हम देखते हैं नाइट का सीन। हमारा एमसी अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ होता है और एक नज़र देखता है उस यूनिफॉर्म की तरफ जो कि किसी सीरियम हार्ट हाई स्कूल की होती है, और उस यूनिफॉर्म को देखते हुए अपने मन में सोचता है पिछले टाइम की यादें जहाँ पर कोई बंदा छटपटा रहा होता है और उसके काम को तमाम करने वाला और कोई नहीं बल्कि होता है हमारा एमसी। हाँ छोटा बचपन वाला। काम पूरा करने के बाद वह उस जगह से बाहर निकलता है और मास्क लगाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर होता है एक लड़का और लड़की जो कि आराम से जा रहे होते हैं अपने स्कूल को अटेंड करने के बाद। जिनको देखने के बाद उसके मन में भी आता है कि क्या वह भी स्कूल जा पाता। लेकिन हम साफ साफ देख सकते हैं हमारा एमसी अभी एक डार्क सर्कल में है और वे बच्चे जो कि स्कूल जा रहे हैं वे काफी ब्राइट जिंदगी जी रहे हैं। मैंने जंग सीजन से कम्प्लीटली अपोजिट लाइफ को अब तक जिया है। फिर भी चाहे कुछ भी हो, मेरा स्कूल जाने का शुरुआत से ही सपना था। चलो फाइनली अब मैं स्कूल जा पाऊंगा। इसी के साथ रात बीत जाती है और सवेरा हो जाता है, जहाँ पर वह ओल्ड मैन हमारे एमसी को खड़े होने में मदद कर रहा होता है। लिटरली उससे खाना खाने के लिए चम्मच भी नहीं उठ रही होती है, उसकी हालत इतनी खराब होती है। वह डॉक्टर उसे काफी ज्यादा ट्रेन करता है ताकि वह अपने काम को कर सके। इसी तरीके से विंटर आ जाती है, मस्त गरम गरम खाना पक रहा होता है गैस पर और वह ओल्ड मैन खाना बना कर ले आया होता है हमारे एमसी के लिए। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है, जब वह सामने देखता है
तो हमारा एमसी बिना किसी के सहारे के साथ आराम से चल पा रहा होता है और वह काफी ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हमें रोथशाइल्ड हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरी पूरी मीटिंग बैठी हुई होती है। आखिर ये ब्रांच 1 का चीफ कर क्या रहा है? तुमने वहाँ पर एक क्लर्क को भेजा था उस ट्रेटर को मारने के लिए, जिसने पहले ही 3 असासिन्स को मार दिया है, और अब वह भेजा गया क्लर्क भी गायब है। ये होता है रोथशाइल्ड ब्रांच 2 नंबर का चीफ नेक्सॉन। और ये ब्रांचेस के चीफ भी काफी सारी बातें को कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं ब्रांच 1 की चीफ को, जो कि काफी ज्यादा कपा रहे होते हैं उसके हाथ। वह कहती है जिन हमारा टॉप रैंक कलर है। तो क्या तुम कह रही हो तुमने ट्रेटर को काफी अच्छे तरीके से मरवा दिया है, लेकिन तुमने तो उसका एक ब्लड का अंश भी नहीं पाया। लेकिन हम सर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो ले रही हैं। अरे नहीं, तुम अब इसे नहीं करोगे। देखो तो सही, पहले ही तुम्हारे 3 कलर्स काफी आसानी से मारे गए, अब हम तुम पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? तो हम में से किसी को सर्च करने के लिए कलर्स भेजने चाहिए। सेंट्रल चीफ सभी को शांत करते हुए कहते हैं कि चलो रुक जाओ, काम डाउन हो जाओ। वैसे भी हम उन 3 फादर्स की प्रेजेंस में हैं। वहाँ पर हम 3 फादर्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, जिन तीनों देखने के बाद वे सभी शांत हो जाते हैं। मेरे ओपिनियन में इस सिचुएशन के भारीपन को देखते हुए सेंट्रल हेडक्वार्टर कोई सर्च टीम भेजनी चाहिए उन्हें ढूंढने के लिए। आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? हम उसके पीछे उसकी टीम को देखते हैं जो कि वह भेजने वाला है। हम उस मीटिंग के कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वह खड़ा होता है शीशे की तरफ मुंह करके। वह कहता है मैं शुरुआत से ही इस ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस को प्रायोरिटाइज करता रहता हूँ कि कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी इम्बैलेंस ना हो जाए। लेकिन जब जिन इस एसोसिएशन में आया तो यह बैलेंस डगमगाने लगा। तो जब हम उसे ढूंढ लें तो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। वहाँ पर उसके पीछे वही बंदा होता है जिसका नाम होता है हांजो। तो गाइस इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।